अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एवरीवन। आज हमारा पाकिस्तान पेनल कोड का लेक्चर नंबर 2 है। आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 1। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, वहाँ हमने नेचर ऑफ़ पीपीसी पढ़ा है कि किस तरह का लॉ है, और इसके अलावा हमने वहाँ पर पढ़ा कि ये लॉ किस तरह पास हुआ, तो उसकी हिस्ट्री वगैरह हमने वहाँ पर डिस्कस की थी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 में टोटल 5 सेक्शंस हैं और इसी के अंदर इस लॉ का पीपीसी का प्रीएम्बल भी बताया हुआ है। तो चैप्टर नंबर 1 में जितनी चीज़ें हैं उसका एक समरी यहाँ पर मौजूद है। तो चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या है, प्रीएम्बल बताया हुआ है, ये बताया हुआ है कि इस एक्ट का नाम क्या है, इसका टाइटल क्या है। थर्ड हमारे पास एक एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन क्या है, इन दोनों से रेलिवेंट प्रोविजन सेक्शन नंबर 1 है। फिर फोर्थ, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या बताया हुआ है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ पीपीसी, जिससे रेलिवेंट प्रोविजन कौन से हैं, सेक्शन 2, 3, 4। सेक्शन नंबर 2 में क्या बताया, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में, 3, 4 जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल से रिलेटेड है, और 5 में इस जुरिस्डिक्शन के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो 1 बाय 1 हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रीएम्बल को। तो पाकिस्तान पेनल कोड का प्रीएम्बल क्या है। अच्छा, इससे पहले ये समझ लें कि प्रीएम्बल कहते किसको हैं। किसी भी लॉ में जब आप प्रीएम्बल देखते हैं तो प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है, तो प्रीएम्बल होता है एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। क्या मतलब है इसका, ये वो स्टेटमेंट होती है जिसमें ये बताया जाता है कि ये जो लॉ आप पढ़ रहे हो ये किस चीज़ से रिलेटेड है। इसमें क्या बताया जाता है, रीज़न प्लस इंटेंट ऑफ लॉ। ठीक है, तो प्रीएम्बल का मकसद क्या होता है, जब आप किसी भी लॉ में प्रीएम्बल देखते हैं तो वहाँ से आपको ये चीज़ समझ आ जाती है कि ये लॉ किस चीज़ के बारे में है। तो पाकिस्तान पेनल कोड का प्रीएम्बल क्या कहता है। अच्छा, आप बुक से भी इसको साथ साथ रीड कर लें क्योंकि पूरा जो है वो यहाँ मैं नहीं लिखूंगी। तो पाकिस्तान पेनल कोड का प्रीएम्बल क्या कहता है, वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड अ जनरल पेनल कोड फॉर पाकिस्तान, टू प्रोवाइड जनरल पेनल कोड फॉर पाकिस्तान। अब पेनल कोड क्या होता है ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। पेनल कोड का मतलब है पेनल लॉज, क्रिमिनल लॉज, ऐसे लॉज जिसमें ये बताया जाए, जिसमें ऑफेंसेस को डिफ़ाइन किया जाए, उनके इंग्रेडिएंट्स को डिफ़ाइन किया जाए और ये बताया जाए कि किस ऑफेंस की कितनी पनिशमेंट है, वो तमाम लॉज क्या होते हैं, पेनल लॉज। तो प्रीएम्बल क्या कहता है कि इस लॉ का ऑब्जेक्ट क्या है पाकिस्तान पेनल कोड का, टू प्रोवाइड जनरल पेनल कोड फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए एक पेनल कोड प्रोवाइड करना। अच्छा, जनरल पेनल कोड है, इसी से आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि जो पाकिस्तान पेनल कोड है हमारे पास, ये किस तरह का लॉ है, एक जनरल लॉ है, जनरल पेनल कोड। अच्छा, ये चीज़ रह गई, इसको भी ज़रा समझ लें कि पाकिस्तान पेनल कोड 6 अक्टूबर 1860 को इनेक्ट हुआ है और ये 1860 में पास होने वाला 45वां कानून है। XLV का मतलब क्या है, 45। अब हम आगे बढ़ते हैं, टाइटल को डिस्कस करते हैं। तो टाइटल किसे कहते हैं, टाइटल को आम लफ्ज़ों में आप समझें तो नेम, यानी कि इस लॉ का नाम क्या है। तो इस लॉ का नाम क्या है, द पाकिस्तान पेनल कोड, और ये कहाँ पर दिया हुआ है, सेक्शन नंबर 1 में। इसके बाद हमारे पास एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन। एक्सटेंट लफ्ज़ का मतलब क्या होता है, लिमिट, ठीक है, या एरिया। एरिया ऑफ ऑपरेशन, लिमिट ऑफ ऑपरेशन, यानी पाकिस्तान पेनल कोड कहाँ कहाँ तक एप्लीकेबल है। तो ये तो पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल है। इसकी एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन क्या है, थ्रू आउट पाकिस्तान। ठीक है, तो ये जो सेक्शन नंबर 1 है ये बिल्कुल सिंपल सा सेक्शन है। सेक्शन नंबर 1 में क्या बताया हुआ है, टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन। टाइटल बताया हुआ है कि इस एक्ट का नाम क्या है, इस कोड का नाम क्या है, पाकिस्तान पेनल कोड, और एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन क्या है कि ये पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल है। इसके बाद हमारे पास है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ जुरिस्डिक्शन। इससे रेलिवेंट प्रोविजंस कौन से हमारे पास, सेक्शन 2, सेक्शन 3, 4 एंड 5, यानी कि चैप्टर नंबर 1 का जो बाकी हिस्सा है उसमें क्या चीज़ें बताई हुई हैं, इसी जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड जनरल प्रिंसिपल्स बताए हुए, जिसकी बात यहाँ हो रही है कि थ्रू आउट पाकिस्तान। अब ये जो पाकिस्तान पेनल कोड है ये पाकिस्तान में तो एप्लीकेबल है, लेकिन कुछ केसेस में ये आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, बियॉन्ड द लिमिट ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पर भी एप्लीकेबल है। तो इस बेसिस पर हम इसको क्लासीफाई कर लेंगे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में। तो पहले हम टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में कहाँ पर लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 2 में। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, और इसी को हम कह सकते हैं इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, यानी कि विद इन द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट। यानी जैसे भी हमने ऊपर पढ़ लिया है कि इसका एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन क्या है, थ्रू आउट पाकिस्तान। इसी को मज़ीद आगे एक्सप्लेन कर रहा है
सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 क्या कहता है, इसकी जो हेडिंग है वो क्या है, पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस कमिटेड विद इन पाकिस्तान। अब मैं जो बेरा की लैंग्वेज उसको पढ़ती हूँ। एवरी पर्सन शेल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कंट्ररी टू द प्रोविजंस देयर ऑफ विच ही शेल बी गिल्टी विद इन पाकिस्तान। इसका क्या मतलब है कि कोई भी शख्स अगर पाकिस्तान की बाउंड्रीज में रहते हुए विद इन पाकिस्तान में रहते हुए कोई भी ऐसा काम करता है जो कि पाकिस्तान पेनल कोड में उसे ऑफेंस क्लासीफाई किया हुआ है, तो उसे पनिश किया जा सकता है। अब हम इसके जो अल्फाज हैं इनको अलग ठीक तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 2 में क्या बात लिखी है, इसको साथ साथ अपनी जो बुक है उसमें भी देखते रहें। सबसे पहला क्या लिखा है, एवरी पर्सन शेल बी लायबल टू पनिशमेंट। तो यहाँ पर लफ्ज़ ये नहीं लिखा एवरी पाकिस्तानी, यहाँ पर लिखा है एवरी पर्सन, यानी कि कोई भी जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, एक तो वो हैं जो पाकिस्तान के सिटीज़न्स हैं, और एक वो लोग हैं जो पाकिस्तान के सिटीज़न्स नहीं हैं, यानी कि फॉरेनर्स। तो जो पाकिस्तान के सिटीज़न्स हैं उनके ऊपर भी पीपीसी जो है एप्लीकेबल है। इसके अलावा वो फॉरेनर्स जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, पाकिस्तान में आते हैं, पाकिस्तान में एंटर होते हैं, वो तमाम लोग भी। तो एवरी पर्सन के अंदर सिटीजन्स भी आते हैं और फॉरेनर्स भी आते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, एवरी पर्सन शिल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट। क्यों इनको पनिश किया जाएगा, फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कंट्ररी टू द प्रोविजंस देयर ऑफ। तो यहाँ पर किस चीज़ के लिए पनिश किया जाएगा, एक्ट के लिए या फिर ओमिशन के लिए। ऐसे एक्ट और ओमिशंस विच आर प्रोहिबिटेड अंडर दिस कोड, इस तरह आप समझ सकते हो। तो कौन से एक्ट्स के लिए पनिश किया जा सकता है, कोई भी ऐसे एक्ट्स जो कि लॉ ने प्रोहिबिट किए हैं। और ओमिशंस कौन सी हैं, कौन सी ओमिशंस के लिए पनिश किया जा सकता है, ओमिशंस कौन सी हैं, फेलियर टू डू समथिंग। तो कौन से एक्ट्स और ओमिशंस जो हैं इस लॉ के अंडर पनिशेबल होते हैं, कोई भी ऐसे एक्ट्स जो कि लॉ ने आपको उनसे प्रोहिबिट किया। फॉर एग्जांपल लॉ ने आपको प्रोहिबिट किया है थेफ्ट से, रॉबरी से, मर्डर से, कॉन्स्पिरेसी से, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑफेंसेस हैं आगे आप देखोगे। और ओमिशंस का क्या मतलब होता है कि अगर आपने कुछ नहीं भी किया, कोई एक्ट नहीं किया, लेकिन कोई ऐसी ड्यूटी जो आपके ऊपर लॉ इम्पोज करते हैं वो आप नहीं करते हो, फेलियर टू डू समथिंग रिक्वायर्ड बाय लॉ, तो वो क्या कहलाती है, ओमिशन। फॉर एग्जांपल लॉ आपसे डिमांड करते हैं कि डेट यू शुड नॉट बी नेग्लिजेंट, क्योंकि नेग्लिजेंस से भी होने वाले कई सारे नुकसानात हैं। या जैसे आप जो टैक्स है वो पे नहीं करते हो, तो ये सारे किस में आते हैं, ओमिशंस में आते हैं। तीसरी बात जो इस सेक्शन में बताई हुई है कि वो एक्ट और ओमिशन कहाँ पर कमिट हों, सच एक्ट्स ओमिशंस committed within पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर वो एक्ट्स या ओमिशंस जिनको आप एक लफ्ज़ ऑफेंस कह सकते हो, तो अगर ये ऑफेंसेस कहाँ पर कमिट हों, विद इन पाकिस्तान कमिट हों, तो फिर क्या होगा, सच पर्सन, वो शख्स जो ऐसे एक्ट और ओमिशन का गिल्टी होगा, सच पर्सन शेल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर पीपीसी। ठीक है। तो सेक्शन नंबर 2 टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का बताता है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन यानी कि विद इन द बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान पेनल कोड क्या कहता है कि हर शख्स जो कि पाकिस्तान में होते हुए, चाहे वो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हो या फिर वो कोई फॉरेनर हो जो पाकिस्तान के अंदर रहता है, तो ऐसे तमाम लोगों के ऊपर पाकिस्तान पेनल कोड जो है अप्लाई होता है। अगर वो कोई भी ऐसे एक्ट और ओमिशन करते हैं जो कि इस लॉ के तहत, पाकिस्तान पेनल कोड के तहत प्रोहिबिटेड हैं, देन दे शेल बी पनिशेबल, तो इनको पनिश किया जा सकता है पीपीसी के अंडर। अच्छा, एक और जो बात है जो सेक्शन नंबर 2 में है, वो एक और लफ्ज़ एक बीच में लिखा है, एवरी पर्सन शेल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज। नॉट अदरवाइज का मतलब क्या है यहाँ पर, और इसके अलावा नहीं, मतलब यानी कि सिर्फ उन एक्ट्स और ओमिशंस के लिए वो पनिशेबल होगा जो एक्ट्स और ओमिशन पीपीसी के अंडर आती हैं, पीपीसी के अंडर वो प्रोहिबिटेड हैं। इसके अलावा जो एक्ट्स और ओमिशंस पीपीसी के अंडर प्रोहिबिटेड नहीं हैं, तो उनके लिए वो पनिशेबल नहीं होगा। नॉट अदरवाइज का मतलब यहाँ पर ये है। इसके अलावा जो एक टर्म शुरू में भी हमने पढ़ी है इस सेक्शन के स्टार्ट में ही, एवरी पर्सन,
कि हर शख्स जो पाकिस्तान में मौजूद है। तो इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान में मौजूद जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट और गवर्नर्स, इनको क्या हासिल है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। तो जो प्रेसिडेंट है, गवर्नर्स हैं, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हासिल है, यानी कि इनके ख़िलाफ़ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पीपीसी के अंदर आप शुरू नहीं कर सकते। किस टाइम पे शुरू नहीं कर सकते? ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है, ये नहीं है कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है या फॉर्मर जो गवर्नर है वो उनके ऊपर पीपीसी एप्लीकेबल नहीं होगा, उनके ऊपर होगा। लेकिन ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस, जिस टाइम वो प्रेसिडेंट है, जिस टाइम वो गवर्नर हैं, उनके ऊपर ये पीपीसी का जो सेक्शन है, पीपीसी जो है उनके ऊपर पीपीसी जो है एप्लीकेबल नहीं है। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, इनके ख़िलाफ़ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो हैं इनिशिएट नहीं की जा सकती। ठीक, इसके अलावा कौन से लोग जो एवरी पर्सन की जो टर्म है इससे एक्सक्लूडेड हैं? इसमें आते हैं एम्बेसडर्स, जो डिफरेंट कंट्रीज़ के, दूसरे कंट्रीज़ के जिनके साथ हमारे सफारती ताल्लुकात वगैरह होते हैं, एम्बेसडर्स, डिप्लोमेट्स। तो जो एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट्स कंट्री में हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं, इनके ऊपर पीपीसी जो है एप्लीकेबल नहीं है। अगर ये कोई रॉन्ग कमिट करते हैं तो ये अपने लॉ के हिसाब से, जो इनकी कंट्री का लॉ है, इनके ऊपर वो एप्लीकेबल होगा। पाकिस्तानी लॉ जो यानी पीपीसी है वो इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इनके ख़िलाफ़ भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है शुरू नहीं की जा सकती। इसके अलावा जो फॉरेन सॉवरेन्स होते हैं, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई विज़िट पे अगर आपके मुल्क में आए, कोई किसी मुल्क का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, किंग वगैरह, तो इन सारे लोगों पर भी आप अगर इस दौरान अगर वो ऐसे कोई एक्ट कमिट करते हैं तो वो पीपीसी के अंडर फॉल नहीं होते। एवरी पर्सन की टर्म के अंदर वो सारे लोग इंक्लूडेड नहीं हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं, भले ये विद इन पाकिस्तान मौजूद हों, तो ये इस टर्म के से एक्सक्लूडेड हैं। पीपीसी जो है इन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। इन लोगों के ख़िलाफ़ आप कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पीपीसी के अंडर जो है शुरू नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे पास है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, जिससे रेलिवेंट प्रोविजंस हमारे पास कौन से हैं? सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 3 क्या कहता है? पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ में बी ट्राइड विद इन पाकिस्तान। क्या मतलब है इसका? कि वो ऑफेंसेस जो पाकिस्तान से बाहर कमिट हुए हैं, लेकिन उन ऑफेंसेस के लिए उस पर्सन को विद इन पाकिस्तान ट्राई किया जा सकता है, यानी कि उसके ऊपर पाकिस्तान में ट्रायल चलाया जा सकता है। तो सेक्शन 3 में रीड करती हूँ, ये क्या कहता है? एनी पर्सन लायबल बाय एनी पाकिस्तानी लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड पाकिस्तान शेल बी डील्ड विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड पाकिस्तान इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन पाकिस्तान। इसका मतलब क्या हुआ? अब इस सेक्शन को समझने के लिए आप ये चीज़ समझें कि इस सेक्शन में 2 कंडीशंस बताई हुई हैं। पहली कंडीशन क्या है? तो पहली कंडीशन क्या है? सेक्शन नंबर 3 की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? इसमें 2 रिक्वायरमेंट्स हैं कि सच पर्सन हैज़ कमिटेड सच ऑफेंस विच इफ़ इट वर कमिटेड इन पाकिस्तान वुड बी पनिशेबल अंडर पीपीसी। कि उस शख्स ने कोई ऐसा काम किया है, ऐसा ऑफेंस किया है कि अगर उस ऑफेंस को, उस काम को पाकिस्तान में किया जाता तो उसे पीपीसी के अकॉर्डिंग पनिश किया जा सकता है। और सेकंड रिक्वायरमेंट इसकी क्या है? सच पर्सन इज़ लायबल अंडर सम पाकिस्तानी लॉ टू बी ट्राइड इन पाकिस्तान फॉर डेट ऑफेंस। तो सेक्शन नंबर 3 की 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली रिक्वायरमेंट क्या है? सच पर्सन हैज़ कमिटेड सच ऑफेंस विच इफ़ इट वर कमिटेड इन पाकिस्तान विल बी पनिशेबल अंडर पीपीसी। उस शख्स ने ऐसा काम किया है कि अगर वो पाकिस्तान में किया जाता तो उसे पीपीसी के अकॉर्डिंग पनिश किया जा सकता था, यानी कि अगर वो शख्स पाकिस्तान में मौजूद होकर वो काम करता तो उसे पीपीसी के अकॉर्डिंग पनिश किया जा सकता था। सेकंड पॉइंट क्या है? कि सच पर्सन इज़ लायबल अंडर सम पाकिस्तानी लॉ टू बी ट्राइड इन पाकिस्तान फॉर डेट ऑफेंस। तो दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? कि वो पर्सन लायबल भी है पाकिस्तानी लॉ के अंडर। तो सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि अगर वो ऐसा काम, कोई बंदा किसी और कंट्री में बैठ के कोई ऐसा काम करता है जो उसके मुल्क में तो वो जुर्म नहीं है, वो ऑफेंस नहीं है, लेकिन अगर वो पाकिस्तानी लॉ में वो ऑफेंस है तो वो शख्स जब भी पाकिस्तान में आएगा तो उसके ऊपर ट्रायल चलाया जा सके। इस तरह नहीं है। ये यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है? कि
ऐसा ऑफेंस कमिट किया जाए जो कि अगर पाकिस्तान में कमिट किया जाएगा तो वो ऑफेंस है, और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि वो शख्स पाकिस्तानी लॉ में लायबल भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शख्स है ए जो कि कहाँ पर रहता है, लंदन में, वहीं का ये सिटीज़न है, और ये क्या करता है, कॉन्स्पिरेसी करता है पाकिस्तान में। तो जब ये कॉन्स्पिरेसी करेगा, अब ये ऑफेंस कहाँ पर कमिट हो रहा है, आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, बियॉन्ड पाकिस्तान, लेकिन इसका इफ़ेक्ट कहाँ पर हो रहा है, विद इन पाकिस्तान। तो कॉन्स्पिरेसी अगर ये पाकिस्तान में बैठ के करे तो ये क्या होगी, पनिशेबल अंडर पीपीसी। तो अगर कोई ऐसा काम कमिट करता है, ऐसा ऑफेंस कमिट करता है जो कि पाकिस्तान में पनिशेबल है, और जिस ऑफेंस का जो असर है वो पाकिस्तान में फील किया जा सकता है, तो ये सारे, तो ऐसे लोगों को भी पीपीसी के अंडर जो है पनिश किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्स्पिरेसी करता है या किसी के मर्डर के लिए अबेटमेंट करता है कोई शख्स, लंदन में बैठ के या किसी और कंट्री में बैठ के कोई भी शख्स अगर कॉन्स्पिरेसी करता है, अबेटमेंट करता है कि, तो ये ऑफेंस कहाँ पर कमिट हो रहा है, उस कंट्री में, उस सिटी में हो रहा है। और लेकिन इसका इफेक्ट कहाँ है, अबेटमेंट जिस शख्स के मर्डर के लिए की जा रही है वो शख्स कहाँ पर मौजूद है, पाकिस्तान में मौजूद है, तो दे आर लायबल अंडर पाकिस्तानी लॉ। तो ये दोनों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होने ज़रूरी हैं सेक्शन नंबर 3 के लिए। तो यहाँ से आपको समझ आ गई कि ये जो जुरिस्डिक्शन का टॉपिक सारा डिस्कस हो रहा है, तो ये बेसिस ऑफ जुरिस्डिक्शन क्या है, किस बुनियाद पर जुरिस्डिक्शन डिसाइड होता है कि पीपीसी जो है वहाँ पर अप्लाई होगी, या कोई शख्स जो है पीपीसी के अंडर पनिशेबल हो सकता है या नहीं, ये किस हिसाब से डिसाइड होगा, लोकेलिटी, प्लेस वेयर ऑफेंस इज़ कमिटेड, जहाँ पर ऑफेंस किया गया है, नॉट बेस्ड अपॉन द फिजिकल प्रेजेंस या फिर कॉर्पोरल प्रेजेंस ऑफ ऑफेंडर। ठीक है, तो ये नहीं देखा जाएगा कि ऑफेंडर जो है कहाँ पर मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर मौजूद है या नहीं मौजूद। ये अगर कोई शख्स पाकिस्तान में कोई ऑफेंस कमिट करता है या कोई ऑफेंस कमिट करवाता है तो ही शेल बी पनिशेबल। अब एक और चीज़ आप देखें कि सेक्शन नंबर 3 में भी जो टर्म इस्तेमाल हुई है वो क्या है, एनी पर्सन। तो यहाँ पर भी ये लफ्ज़ नहीं लिखा कि पाकिस्तानीज़ या सिटीज़न्स ऑफ पाकिस्तान। इसका मतलब हम क्या समझें कि जो फॉरेनर्स हैं, क्या वो भी अगर अपनी कंट्री में बैठ के कोई ऐसा ऑफेंस करते जो कि पाकिस्तान में पनिशेबल है, तो क्या वो लोग पीपीसी के अंडर लायबल हो सकते हैं। तो इस लिहाज से हम डिस्कस कर लेते हैं लायबिलिटी ऑफ फॉरेनर्स, कि फॉरेनर्स की क्या लायबिलिटी है, क्या इनको पीपीसी के अकॉर्डिंग पनिश किया जा सकता है या नहीं। तो इससे रेलिवेंट एक केस लॉ है IR 1957, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 587, मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। तो ये केस लॉ क्या कहता है, अ फॉरेनर हु कमिट्स एन ऑफेंस विद इन पाकिस्तान, कोई भी फॉरेनर अगर कोई पाकिस्तान में ऑफेंस कमिट करता है, कैन बी पनिश्ड, उससे पनिश किया जा सकता है, रिगार्डलेस ऑफ हिज कॉर्पोरल प्रेजेंस इन पाकिस्तान एट दैट टाइम। यानी ये नहीं देखा जाएगा कि वो शख्स फिजिकली पाकिस्तान में मौजूद था या नहीं। अगर कोई फॉरेनर पाकिस्तान में ऑफेंस कमिट करता है या ऑफेंस कमिट करवाता है, देन ही शेल बी डील्ड विद अकॉर्डिंग टू पीपीसी। तो यहाँ से आपको ये चीज़ भी समझ आ गई कि जुरिस्डिक्शन किस लिहाज से डिसाइड होता है कि ऑफेंस कमिट कहाँ पर, लिहाज से नहीं डिसाइड होता है कि जो ऑफेंडर है उसकी फ़िज़िकल प्रेजेंस कहाँ पर है, वो उस कंट्री में है या नहीं है। और जो एनी पर्सन टर्म है तो आपको यहाँ पर समझ आ गया, जैसे सेक्शन नंबर 2 है तो यहाँ पर भी सिटीजन्स प्लस फॉरेनर्स दोनों इंक्लूडेड हैं। तो सेक्शन नंबर 2 क्या कहते हैं, वो वाले सिटीजन्स और फॉरेनर्स जो कि विद इन पाकिस्तान हैं, और सेक्शन नंबर 3 किन लोगों पर एप्लीकेबल है, उन सिटीजन्स और उन फॉरेनर्स पर जो आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान है लेकिन वो पाकिस्तान में ऑफेंस कमिट करते हैं, तो उनको भी पनिश किया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास सेक्शन नंबर 4 है। सेक्शन नंबर 4 क्या कहता है, इसकी हेडिंग क्या है, एक्सटेंशन ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, यानी जो जुरिस्डिक्शन सेक्शन नंबर 3 का है उसी को फर्दर जो है एक्सटेंड किया हुआ है। तो सेक्शन नंबर 3, 4 दोनों एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के हवाले से हैं। सेक्शन 4 उसको रीड करते हैं, वो क्या कहता है, द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय एनी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान इन एनी प्लेस विदाउट और बियॉन्ड पाकिस्तान। तो पहली बात तो यहाँ पर क्या हुई, ऑफेंस कमिटेड
बाय एनी सिटीजन। तो दो बातें हैं यहाँ तक, ऑफेंस कमिटेड बाय एनी सिटीजन इन एनी प्लेस बियॉन्ड पाकिस्तान विदाउट और बियॉन्ड पाकिस्तान, यानी कि कोई भी ऑफेंस अगर कमिट होता है बाय सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तानी सिटीज़न चाहे वो दुनिया में किसी भी कंट्री में मौजूद है, अगर वो कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करता है जो कि पाकिस्तान पेनल कोड के अकॉर्डिंग पनिशेबल है, तो उनको भी पीपीसी के अंडर पनिश किया जा सकता है। इसके अलावा क्या है, ऑफेंस कमिटेड बाय एनी, एक तो सिटीज़न और फिर क्या है, एनी पर्सन हु इज़ इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो ऑफेंस कमिट किया जाए अगर कोई पाकिस्तानी सिटीज़न है, अगर वो पाकिस्तान से बाहर ऑफेंस कमिट करता है या कोई भी शख्स, तो इसमें एनी पर्सन में फिर आ जाते हैं जो पाकिस्तानी सिटीजन्स नहीं हैं, यानी फॉरेनर्स हैं। ऐसे फॉरेनर्स जो कि इन सर्विस हैं, यानी पाकिस्तान में सर्विस कर रहे हैं, तो ये वाले लोग भी अगर बियॉन्ड पाकिस्तान यानी पाकिस्तान से बाहर कोई ऑफेंस कमिट करते हैं तो ये भी पीपीसी के अंडर पनिशेबल हो सकते हैं। इसके अलावा और आगे क्या लिखा है, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान वेयर एवर इट मे बी। एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान वेयर एवर इट मे बी, यानी ऑफेंस कमिटेड बाय एनी पर्सन, कोई भी शख्स जो कि किसी शिप या एयरक्राफ्ट में जो कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है उसमें मौजूद होकर कोई ऑफेंस कमिट करेगा, तो उसके ऊपर भी पीपीसी के जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होते हैं। चाहे वो जो शिप है, वो एयरक्राफ्ट है, वो कहीं पर भी है, किसी और कंट्री की जो टेरिटरी है वहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो अगर पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर इसमें कोई ऑफेंस अगर कोई पर्सन कमिट करेगा तो देन ही शिल बी पनिशेबल। फॉर एग्जांपल पायरेसी को हम देख लेते हैं। पायरेसी का मतलब क्या होता है, रॉबरी एट सी। तो जो पायरेट्स हैं जो समुद्र में रॉबरी वगैरह करते हैं, जहाज़ों वगैरह को लूटते हैं, ये जो पायरेट्स हैं, तो अगर ये पाकिस्तानी किसी शिप में अगर रॉबरी करते हैं, तो क्योंकि वो जो शिप है वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, तो ये जो रॉबर्स हैं या जो पायरेट्स हैं, इनके ऊपर एज़ पर सेक्शन 4 पीपीसी जो है एप्लीकेबल होती है और इनको पीपीसी के अकॉर्डिंग पनिश किया जा सकता है। अब इस पहले वाले की एग्जांपल देख लेते हैं। ऑफेंस कमिटेड बाय एनी सिटीजन इन एनी प्लेस बियॉन्ड पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल एक शख्स है ए जो कि पाकिस्तान का रिहायशी है, पाकिस्तान का रहने वाला है, लेकिन इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, इस वक्त वो मौजूद है फॉर एग्जांपल लंदन में। अब लंदन में वो किसी का मर्डर कमिट करता है, फॉर एग्जांपल बी का, ये भी कहाँ पर मौजूद है, लंदन में मौजूद है। ठीक है, तो ये जो ए है इसने मर्डर किया है बी का। अब मर्डर जो है एक ऑफेंस है पीपीसी के अकॉर्डिंग, तो ए पनिश किया जा सकता है पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर भी वो पाया जाएगा, जहाँ पर भी मिलेगा। इस तरह हम एक और एग्जांपल क्या लेंगे, ऑफेंस कमिटेड किसके लिए, ऑफेंस कमिटेड बाय एनी पर्सन हु इज़ इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान। एक शख्स है ए जो कि पाकिस्तानी नहीं है, फॉरेनर है, लेकिन जो कि इन सर्विस है पाकिस्तान में, और ये फॉर एग्जांपल लंदन में मर्डर करता है बी का। ये एक फॉरेनर है, लंदन में मौजूद है, मर्डर कमिट करता है बी का, वो भी कहाँ पर मौजूद है, लंदन में मौजूद है। तो जो शख्स इन सर्विस है पाकिस्तान में वो भी पाकिस्तानी जो वो भी पीपीसी के अकॉर्डिंग जो है पनिशेबल है। इसके अलावा कोई भी शख्स जो कि एयरक्राफ्ट में या पाकिस्तानी शिप में कोई ऑफेंस कमिट करता है तो वो तमाम लोग भी पीपीसी के अकॉर्डिंग पनिशेबल होते हैं। इसके बाद हमारे पास है सेक्शन नंबर 5 जिसकी हेडिंग क्या है, सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। तो ये जो सेक्शन है सेक्शन नंबर 5 ये क्या करता है, जो सेक्शन नंबर 2 है जो कि कहता है कि हर शख्स जो कि पाकिस्तान में ऑफेंस कमिट करेगा तो वो पीपीसी के अंडर पनिशेबल होगा, तो ये उसकी एक्सेप्शन है जो सेक्शन नंबर 5 है। सेक्शन नंबर 5 क्या कहता है कि अगर तो अच्छा पहले मैं इसको रीड कर लेती हूँ। नथिंग इन दिस एक्ट इज़ इंटेंडेड टू रिपील, vary, suspend or affect any of the provisions of any act for punishing mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors or airmen in the service of state और ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ, कि अगर सेपरेट प्रोविजंस मौजूद हैं, अगर कोई और लॉ मौजूद है, कोई स्पेशल या लोकल लॉ मौजूद है किसी मैटर को डील करने के लिए, कुछ एक्ट्स को डील करने के लिए, ऑलरेडी हमारे पास कंट्री में कोई स्पेशल या लोकल लॉ मौजूद है, तो उनको ये रिपील नहीं कर सकता, उनको पीपीसी ना रिपील कर सकता है, ना ही उनको
सस्पेंड कर सकता है और ना ही उनको वेरी कर सकता है। इससे आपको ज़रा ज़्यादा इसकी समझ आएगी। रिस्ट्रिक्शंस ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ पीपीसी सेक्शन नंबर 5 में है। ये क्या कहता है, सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। कुछ लॉज जो हैं उनके ऊपर इस एक्ट का कोई असर नहीं हो सकता, यानी ये एक्ट उन लॉज को ना तो रिपील करता है और ना ही उनमें कोई भी चेंजिंग कर दे। तो किन किन चीज़ों पर जो ये पीपीसी है वो एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 5 एक्सक्लूड्स द ऑपरेशन ऑफ पीपीसी। कहाँ पर, वेयर सेपरेट ऑफेंसेस लिख दिया, वेयर सेपरेट प्रोविजंस, where separate provisions have been made by special or local law to deal with the following offences। कौन कौन से offences? ऑफेंस ऑफ म्यूटिनी, डिजर्शन ऑफ ऑफिसर, सोल्जर, सेलर्स, एयरमैन, यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए उनसे रिलेटेड जो हमारे पास लॉज हैं उनके लिए जो स्पेशल या लोकल लॉज ऑलरेडी मौजूद हैं, स्पेशल लॉज। कौन से ये लोग हैं जो कि इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, यानी कि जो सर्विस, तो इनके लिए इनको ट्राई करने के लिए स्पेशल लॉज मौजूद हैं। तो ये वाले जो ऑफेंसेस हैं ये उसी स्पेशल लॉ के अकॉर्डिंग ही डील होंगे, वो पीपीसी के अकॉर्डिंग जो है डील नहीं होंगे। इसके अलावा ऑफेंसेस डिफाइंड बाय एनी स्पेशल लोकल लॉ कंटिन्यू टू बी पनिशेबल एज बिफोर। वो तमाम एक्ट्स जो कि ऑफेंसेस के तौर पर डिफाइन किए गए हैं किसी स्पेशल या लोकल लॉ में, तो उनको उसी हिसाब से, उन्हीं लॉज के हिसाब से पनिशेबल किया जाएगा, यानी कि पीपीसी वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता। वजह क्या है, क्योंकि जो पीपीसी है वो किस तरह का लॉ है, एक जनरल लॉ है। और ये हम क्या पढ़ते हैं कि स्पेशल लॉ ऑलवेज प्रीवेल ओवर जनरल लॉ। ठीक है, तो अभी आपने प्रियम्बल में शुरू में ही पढ़ा कि इस लॉ का मकसद क्या है, जनरल पेनल कोड प्रोवाइड करना। तो अगर कुछ ऑफेंसेस को डील करने के लिए स्पेशल लॉज हमारी कंट्री में ऑलरेडी मौजूद हैं तो वो ऑफेंसेस उन लॉज के अकॉर्डिंग ही डील किए जाएंगे। अच्छा, अगर तो कोई ऐसे एक्ट्स हैं कि जो मिसाल के तौर पे पीपीसी के अंदर भी ऑफेंस हैं, स्पेशल लॉ के अंदर भी ऑफेंस हैं, तो उस पर्सन को उस स्पेशल लॉ के तहत जो है उसको उसका ट्रायल चलाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पीपीसी के अंदर भी उसको ट्राई किया जाए और जो स्पेशल लॉज के अंदर भी ट्राई किया जाए, तो एक शख्स को एक ही लॉ के अकॉर्डिंग जो है ट्राई किया जा सकता है। अब हम इस पूरे टॉपिक को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो आज हमने पढ़ा पाकिस्तान पेनल कोड का चैप्टर नंबर 1। पाकिस्तान पेनल कोड 6 अक्टूबर 1860 को जो है पास किया गया था। अच्छा, एक और चीज़ भी यहाँ नोट कर दें कि इसको इन्फोर्स कब होना था, 1 मई 1861 को इसको इन्फोर्स होना था, लेकिन ये डिले होते हुए 1 जनवरी 1862 से ऑपरेशनल हुआ था। ठीक है, तो प्रियम्बल है। सबसे पहले हमारे पास प्रियम्बल किसको कहते हैं, ये एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होती है जिसमें ये बताया जाता है कि ये लॉ किस चीज़ से रिलेटेड है, इस लॉ में क्या क्या चीज़ें बताई हुई हैं। तो पाकिस्तान पेनल कोड का प्रियम्बल क्या कहता है कि इस लॉ का पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड जनरल पेनल कोड फॉर पाकिस्तान, के पाकिस्तान के लिए एक जनरल पेनल कोड प्रोवाइड करना, यानी कि जनरल पेनल लॉ प्रोवाइड करना। इसके बाद हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 में क्या चीज़ मौजूद है, टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन। सेक्शन नंबर 1 कहता है कि इस एक्ट का नाम क्या होगा, पाकिस्तान पेनल कोड। और एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन क्या बताता है, एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन भी सेक्शन नंबर 1 में है। तो एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन क्या बताता है कि ये लॉ थ्रू आउट पाकिस्तान एप्लीकेबल है। एक्सटेंट का मतलब क्या होता है, लिमिट और एरिया, यानी कहाँ कहाँ तक ये लॉ एप्लीकेबल है। तो पाकिस्तान पेनल कोड पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल है। इसके अलावा हमने फिर पढ़े हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ जुरिस्डिक्शन। सेक्शन 2, 3, 4, 5 जनरल प्रिंसिपल्स को बताता है। फिर हमने जुरिस्डिक्शन को 2 में डिवाइड किया, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। सेक्शन नंबर 2 टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में बताता है। सेक्शन 2 ये कहता है कि विद इन पाकिस्तान अगर कोई भी ऐसा एक्ट कमिट किया जाएगी या ऐसी ओमिशन की जाएगी जो कि पाकिस्तान में एक ऑफेंस है, तो उस शख्स को, चाहे वो पाकिस्तानी सिटीज़न हो या ना हो, तो उस शख्स को पाकिस्तान में उसका ट्रायल चलाया जा सकता है, उसको पीपीसी के अकॉर्डिंग पनिश किया जा सकता है। तो एवरी पर्सन में सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, फॉरनर्स दोनों इंक्लूड हैं। तो जहाँ जहाँ पर एवरी पर्सन हो तो इसमें लिमिट तो इसमें लिमिट पाकिस्तानी तक नहीं होती, उन तमाम लोगों के लिए होती जो पाकिस्तान में मौजूद हैं। एक्ट्स और ओमिशंस कौन से हैं, विच आर प्रोहिबिटेड टू पीपीसी। एक्ट्स कौन से, एक्ट्स किन को कहते हैं, ऐसे तमाम एक्ट्स जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ हैं, जिनको लॉ ने करने से आपको लॉ ने मना किया है। ओमिशंस किसको कहते हैं, ऐसे काम ना करना जो कि लॉ आपसे डिमांड करते हैं कि आपको करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, लॉ आपसे डिमांड करते हैं कि आपको नेग्लिजेंट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपसे लॉ डिमांड करते हैं कि आपको टैक्स पेयर होना चाहिए। और एक्ट्स इस तरह के नहीं करने चाहिए जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ हैं, फॉर एग्जांपल थेफ्ट, रॉबरी वगैरह। तो इन सब चीज़ों को, तो ऐसे कोई अगर चीज़ें पाकिस्तान के अंदर कमिट होती हैं तो पाकिस्तान के अंदर उनको पनिश किया जा सकता है। लेकिन कुछ लोग हमारे पास ऐसे हैं जो कि विद इन पाकिस्तान होकर भी आप उनको पीपीसी के अकॉर्डिंग उनका ट्रायल नहीं चला सकते। जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नर, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हासिल है। इसके अलावा एम्बेसडर्स, डिप्लोमेट्स होते हैं जो फॉरेन सॉवरेन्स होते हैं, इनको भी पीपीसी के अकॉर्डिंग इनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते आप। और इसमें जो टर्म नोट अदरवाइज़ लिखी है, इसका मतलब क्या है
कि अगर वो सिर्फ वो एक्ट्स और ओमिशन जो कि पीपीसी के अंडर ऑफेंस हैं, इसके अलावा वो तमाम एक्ट्स और ओमिशन यानी कि मॉरल रॉन्ग वगैरह, तो वो सारे इसके अंदर नहीं आते, उनके लिए आप पनिश नहीं कर सकते। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, जिससे जो कहाँ पर मौजूद है सेक्शन नंबर 3(4) में। सेक्शन नंबर 3 क्या कहता है? पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ में बी ट्राइड विद इन पाकिस्तान। अगर कोई ऐसा ऑफेंस कोई कमिट करता है आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, कि अगर वो ऑफेंस पाकिस्तान में किया जाता, ऐसा काम पाकिस्तान में किया जाता, तो वो शख्स पनिशेबल हो सकता है। और दूसरी बात क्या है कि अगर कि वो शख्स पाकिस्तान में किसी भी पाकिस्तानी लॉ के तहत ट्रायबल हो। कब ट्रायबल होगा, किस सूरत में ट्रायबल हो सकता है? कि जब उस ऑफेंस का इफ़ेक्ट जो है पाकिस्तान में हो। फॉर एग्जांपल, अब इसमें भी जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, इसमें भी आप अगर आप जब पढ़ें सेक्शन नंबर 3 को, तो इसमें भी लिखा है एनी पर्सन। तो इसमें भी सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान जो आउटसाइड मौजूद हैं, आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान है, आउटसाइड ऑफ कंट्री हैं वो, और जो फॉरनर्स हैं वो भी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है, वो बाहर किसी कंट्री में बैठ के कॉन्स्पिरेसी करता है पाकिस्तान में कोई ऑफेंस कमिट करवाने के लिए। इसी तरह कोई फॉरनर है जो जिसका पाकिस्तान से वैसे कोई ताल्लुक भी नहीं, ना वो पाकिस्तानी नेशनल है, लेकिन अगर वो अपनी कंट्री में ही बैठ के पाकिस्तान में किसी ऑफेंस की अबेटमेंट करता है, कॉन्स्पिरेसी करता है, या कुछ भी ऐसे काम करता है जो कि पाकिस्तान में ऑफेंस है, तो उनको विद पाकिस्तानी लॉज के अकॉर्डिंग, पीपीसी के अकॉर्डिंग जो है पनिश किया जा सकता है। तो इससे आपको समझ आ गई कि बेसिस ऑफ जुरिस्डिक्शन किस तरह डिसाइड होती है। इस तरह से डिसाइड होती है कि जो ऑफेंस है वो कमिट कहाँ पर हुआ है। अगर वो ऑफेंस पाकिस्तान में कमिट हुआ है, तो वो शख्स भले वो कहीं पर भी मौजूद है, तो उसको पाकिस्तान के लॉज के अकॉर्डिंग जो है पनिश किया जा सकता है। इसके अलावा इस सेक्शन में भी लफ्ज़ वही है, एनी पर्सन। इसके अलावा हमने फॉरनर्स की लायबिलिटी को डिस्कस किया। तो फॉरनर्स जो पाकिस्तान में ऑफेंस कमिट करते हैं, ऑफेंस कमिट करवाते हैं, तो वो लोग भी पीपीसी के अकॉर्डिंग पनिशेबल हैं। इसके बाद हमने पढ़ा सेक्शन 4 जो कि एक्सटेंशन है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की। सेक्शन नंबर 4 क्या कहता है? ऑफेंसेस कमिटेड बाय एनी सिटीजन इन एनी प्लेस बियॉन्ड पाकिस्तान, कि कोई भी सिटीजन चाहे वो पाकिस्तान के बाहर कहीं पर भी मौजूद है, अगर वो कोई ऑफेंस ऐसा कमिट करता है जो कि विद इन पाकिस्तान या जो पीपीसी के अकॉर्डिंग पनिशेबल है, तो इसको पनिश किया जा सकता है। ऑफेंस कमिटेड बाय एनी पर्सन, अब यहाँ पर भी एनी पर्सन यानी फॉरनर भी, हु इज़ इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान। अगर कोई शख्स इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, यानी पाकिस्तान के लिए सर्व कर रहा है, अगर वो किसी और कंट्री में मौजूद है, वो कोई ऑफेंस कमिट करता है, तो ही इज़ ऑल्सो पनिशेबल अंडर पीपीसी। इसके अलावा ऑफेंस कमिटेड बाय एनी पर्सन, अब यहाँ एनी पर्सन में भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और फॉरनर्स दोनों इंक्लूडेड हैं। ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान वेरेवर इट में भी, तो पाकिस्तानी शिप या एयरक्राफ्ट, चाहे वो पाकिस्तान की जो लिमिट है उसके पाकिस्तानी एयर स्पेस के अंदर हो वो एयरक्राफ्ट, या किसी और कंट्री के एयर स्पेस के अंदर हो। इसी तरह कोई शिप अगर पाकिस्तान की सीज़ में, हाई सीज़ में चल रही हो, वहाँ पर सफ़र कर रही हो, या फिर कहीं किसी और कंट्री में, तो वो तमाम लोग, चाहे वो पाकिस्तानी नेशनल हैं या किसी भी कंट्री के लोग हैं, तो इनको पनिश किया जा सकता है। तो इनको पनिश किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ हमने एग्जांपल पढ़ी कि एक पाकिस्तानी लंदन में अगर किसी का मर्डर करवाता है, तो वो शख्स, वो पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तान में अगर कहीं पर भी पाया जाएगा, तो उसको पीपीसी के अकॉर्डिंग पनिश किया जा सकता है। इसी तरह एक फॉरनर है जो कि पाकिस्तान की सर्विस में है, लेकिन वो भी अगर किसी और आउटसाइड हमारे किसी और कंट्री में अगर ऑफेंस कोई कमिट करता है, तो उसको भी पीपीसी के अकॉर्डिंग पनिश किया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास है सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 क्या करता है? सेक्शन नंबर 2 की जुरिस्डिक्शन को लिमिट करता है। सेक्शन नंबर 2 क्या कहता है? तमाम लोग जो कि विद इन पाकिस्तान मौजूद है, अगर वो कोई ऑफेंस कमिट करते हैं, तो उनको पनिश किया जा सकता है। जबकि यहाँ पर कुछ लोगों को एक्सक्लूड किया गया है। कैसे? कि अगर कोई हमारे पास ऑलरेडी कंट्री में कोई स्पेशल लॉ मौजूद है किसी ऑफेंस को डील करने के लिए, या कुछ लोगों को डील करने के लिए, कि अगर वो कोई ऑफेंस कमिट करते हैं, तो उनको स्पेशल लॉ या लोकल लॉ जो है वही डील करेगा, उसी लॉ के अकॉर्डिंग उनके ऊपर ट्रायल चलेगा। क्योंकि पीपीसी एक जनरल लॉ है, और हमें ये पता है कि स्पेशल लॉ जो है हमेशा जनरल लॉ के ऊपर प्रिवेल करता है। तो हमने यहाँ पर एग्जांपल किस तरह जो बुक में लिखी है वो क्या है, कि जो ऑफेंस ऑफ म्यूटिनी है, गद्दारी वगैरह है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह के जो ऑफिसर्स होते हैं या जो सोल्जर्स वगैरह होते हैं जो कि इन सर्विस हैं, अगर वो कोई ऑफेंस कमिट करते हैं, तो वो उनके जो स्पेशल लॉज हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको डील किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई एक्ट या ओमिशन ऑफेंस है किसी और स्पेशली लोकल लॉ में, तो उस ऑफेंस को उसी लॉ के अकॉर्डिंग, स्पेशल लॉ के अकॉर्डिंग ही डील किया जाएगा, उसी लॉ के अकॉर्डिंग उसको पनिश किया जाएगा, पीपीसी के अकॉर्डिंग नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।